हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मजे में हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग आज अभी तक जो हम लोग पिछले लेक्चर में या उसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे क्या होता है। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं h हाइट, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, और अगर आप अर्थ के सरफेस के अंदर d डेप्थ जाते हैं तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ये सब हम लोग देख चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे बच्चों। एजम्पशन हमारा ये था कि हमने कंसीडर किया था कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, और दूसरा हमने ये कंसीडर किया था कि अर्थ की डेंसिटी जो है वो अर्थ के सरफेस से लेकर और सेंटर तक, कोर तक बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अर्थ की डेंसिटी जैसे जैसे आप अंदर जाते चले जाएंगे डेप्थ और बढ़ता चला जाएगा, जो अर्थ की डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमने वो एज्यूम कर लिया था कि डेंसिटी थ्रू आउट सेम है, यूनिफॉर्म। दूसरी बात, अर्थ हमारा स्फीयर भी नहीं, एक परफेक्ट स्फीयर है ना परफेक्ट स्फीयर भी अर्थ नहीं है। तो लेकिन हमने एजम्पशंस लिए थे, उस एजम्पशन के बेसिस पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टडी किया था। आज हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा बदलता है, ऐसे दो फैक्टर्स की बात हम लोग करेंगे। उन दो फैक्टर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें जो पहला फैक्टर है बच्चों वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विथ शेप ऑफ अर्थ। देखिए एक्चुअली में बच्चों जो अर्थ का शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं, बल्कि अर्थ का जो शेप है वो कुछ ओवल टाइप का, इस तरीके से। ठीक है, ये अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से होता है। और अगर ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है, देखा गया है कि अर्थ जो है वो, अगर पोल्स की बात करें, जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, पोल्स पर जो अर्थ है बच्चों वो फ्लैट होता है, और इक्वेटर पे, यानी कि देखिए ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया तो इक्वेटर पे जो अर्थ है वो आपका थोड़ा सा बल्ज ऐसे हल्का सा मुड़ा हुआ है। तो एक्चुअल में जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि पोल्स पे जो अर्थ है वो फ्लैट है, और इक्वेटर पे जो अर्थ है वो आपका किस तरीके का बच्चों, वो आपका थोड़ा सा बल्ज है। यानी आप समझिए कि सेंटर से अगर आप पोल्स की बात करते हैं तो रेडियस को मैं आरपी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर आप इक्वेटर पे पोल रेडियस की बात करते हैं तो उसको मैं आर ई सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है बच्चों, तो नोटिस करने वाली बात है कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पढ़ा था g इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप पोल्स की बात करते हैं, एट पोल्स, तो वहां पर जो अर्थ का रेडियस है वो आरपी के बराबर है। और अगर आप इक्वेटर की बात करते हैं बच्चों, तो इक्वेटर पे जो अर्थ का रेडियस है वो आर, इसको स्मॉल ई कहते हैं, ठीक है, वो आर ई के बराबर है। ऑलराइट, तो इस वजह से पोल्स पर अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें, तो पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, वो आपका हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल का स्क्वायर, राइट। और अगर आप इक्वेटर की बात करते हैं तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर का स्क्वायर, राइट। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि रेडियस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, ये है ना। तो हम लिखेंगे कि सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रेडियस एट इक्वेटर सिंस इट इज ग्रेटर देन द रेडियस एट पोल, और इनवर्स है जिसका रेडियस ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम,
जिसका रेडियस कम उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा। तो चूंकि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है इसलिए वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होना चाहिए, और पोल पे रेडियस कम इसलिए वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए। राइट बच्चों, तो यहां से हम लोग ये भी कंक्लूड कर लेते हैं कि वेट क्या होता है, वेट होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वेट आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा वहां आपका वेट ज्यादा, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा वहां आपका वेट कम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे ज्यादा है, पोल्स पे ज्यादा है, यानी पोल्स पे आपका वेट ज्यादा होना चाहिए। सो वेट एट द पोल इज ग्रेटर देन द वेट एट द इक्वेटर। हालांकि ये जो वेरिएशन है बच्चों, ये वेरिएशन आपका बहुत ज्यादा नहीं होता है, 0.5% से लेकर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% का होता है। ये 1% भी सिर्फ रेडियस की वजह से नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना, उन सारे फैक्टर से मिलाकर 0.5% से 1% तक वेट का वेरिएशन होगा पोल और इक्वेटर में। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एक इंसान का वेट कहां पर ज्यादा होगा, पोल्स पे ज्यादा होगा या इक्वेटर पे ज्यादा होगा, तो आप बता देंगे कि पोल पे इंसान का वेट ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका रेडियस जो है कम है, और रेडियस कम होने की वजह से इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, क्योंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस के स्क्वायर के। राइट, क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, ये हमारा है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी अर्थ जो हमारा है, आप जानते हैं कि अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो अपने खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है। ठीक है, तो आज एक तो हम लोग ये समझें कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, पोल वाले एक्सिस के अराउंड की इक्वेटर वाले एक्सिस के अराउंड। और जब वो रोटेट करता है तो उसके रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स जो है उस टॉपिक पे बेस देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। ठीक है, तो अगर अर्थ एक स्फीयर है, थोड़ा स्फीयर जैसा कम लग रहा है ये, चलिए जैसा भी बनता है, मान लेते हैं कि अर्थ एक चलिए बेटर देन प्रीवियस, मान लेते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो लाइन है आपका पोल, पोल का एक्सिस, यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, और ये जो एक्सिस है ये आपका इक्वेटर, इक्वेटर का एक्सिस। ठीक है, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए, आप एक प्लेन इमेजिन करिए, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, एक ऐसा प्लेन जो कि जो पोल, जो दोनों पोल को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है ना, पोल का जो एक्सिस है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन जो कि अर्थ के सेंटर से गुजरता हो, यानी कुछ इस तरीके का। इमेजिन कर पा रहे हैं? मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये जैसे अगर ये अर्थ है ना, ये अगर इक्वेटर है बच्चों, एक इक्वेटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन जो है दोनों इसको, तो एक ऐसा मैंने सर्कल बनाया, एक ऐसा प्लेन बनाया है जो कि जो पोल को ज्वाइन करता है, जो पोल का जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अर्थ के सेंटर से पास कर रहा हो। तो ये जो पूरा प्लेन है बच्चों, इसे हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। कैसे? पोल को ज्वाइन करता हुआ जो एक्सिस है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऐसा प्लेन जो कि सेंटर से, जिस प्लेन का भी सेंटर जो है वो यही अर्थ का सेंटर हो, तो ऐसा
प्लेन जो है ये आपका एक्चुअली में इक्वेटर वाले प्लेन में लाई करेगा, इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। अब जो अर्थ है बच्चों, वो नॉर्थ साउथ पोल को ज्वाइन करता हुआ जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, कितने ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ। याद करिए जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो आपने एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में, आखिरी टॉपिक में, राइट। तो वही एंगुलर स्पीड ओमेगा है हमारा। इस एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ जो अर्थ है वो रोटेट करता है। और आपने सुना होगा एक टर्म लैटिट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हम लोग ने लैटिट्यूड जाना चाहते हैं कि इस P पॉइंट का लैटिट्यूड क्या है। कैसे जानेंगे लैटिट्यूड? तो इस पॉइंट को हम अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को हमने क्या किया, अर्थ के सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन के साथ। तो ये कितना होगा बच्चों? ये रेडियस होगा RE। तो कोई भी एक पॉइंट आप उठा लीजिए अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसे जब आप सेंटर से, अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन आपको मिल रहा है ये इस इक्वेटोरियल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं कहता हूं लैम्डा। तो जितना एंगल बना रहा है ये एंगल जो है बच्चों ये लैटिट्यूड होता है। इस पॉइंट के लिए ये एंगल कुछ और होगा, इस पॉइंट के लिए एंगल कुछ और होगा, एंड सो ऑन। तो इक्वेटर पर अगर आप हैं, इक्वेटर पर अगर आप खड़े हैं, तो इक्वेटर किसी भी पॉइंट पर अगर खड़े होंगे तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। और अगर आप पोल पे खड़े हैं तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। यानी इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 डिग्री है और जो पोल का लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों? तो हमने एक अर्थ कंसीडर किया, एक परफेक्ट स्फीयर अर्थ कंसीडर किया है और हमने दो एक्सिस बनाए। एक पोल का एक्सिस है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, एक इक्वेटर का एक्सिस है जो कि ईस्ट को वेस्ट से ज्वाइन करता है। एक ऐसा प्लेन जो कि पोल को ज्वाइन करने वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और उस प्लेन का सेंटर अर्थ के सेंटर के साथ कोइंसाइड करे, इस तरीके के प्लेन को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। ठीक है, और अर्थ जो हमारा है वो जो पोल के को ज्वाइन करते हुए जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करता है। ऑलराइट, तो अगर किसी भी पॉइंट का आपको लैटिट्यूड जानना है तो आप कैसे लैटिट्यूड जानेंगे? उस पॉइंट को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। जो लाइन आपको मिलेगा जिससे आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस लाइन का जो एंगल बन रहा है इक्वेटोरियल प्लेन के रेस्पेक्ट में, उस एंगल को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर पर जो पॉइंट है उसके लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री होगी और पोल पर जो लैम्डा की वैल्यू है वो 90 डिग्री होती है। क्लियर है? अब समझिएगा, आप सिर्फ अब इस पॉइंट को देखिए, पूरे अर्थ को भूल जाइए। मतलब पूरे अर्थ को भूल जाइए नहीं कि आपको सिर्फ इस पॉइंट के मोशन को देखना है। देखिए जब अर्थ आपका रोटेट करेगा इस तरीके से अपने एक्सिस के अबाउट, तो इस पॉइंट को अगर आप देखिएगा तो ये पॉइंट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में, ये पॉइंट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के राउंड रिवॉल्व करेगा। कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ऐसा ही होगा ना, जब ये गोल ऐसा घूमेगा तो इस पॉइंट को आप देखिए इस तरीके से घूमकर वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो आप समझिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट का जो रेडियस है ये उसके लिए सेंटर होगा C। ठीक है, तो ये रेडियस CP हमारा कितना होना चाहिए? CP विल बी द सेंटर of circular path। देखिए बच्चों, रोटेशन हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई करने वाला हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जहां उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो उस ऑब्जेक्ट के रोटेशन के एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो वैसे ये जो पॉइंट P है, जब ये रोटेट करेगा एक सर्कुलर पाथ में, जब अर्थ आपका घूमेगा
तो उस पर पी पॉइंट को आप इमेजिन करिए और देखिए कि वो पी पॉइंट कैसे अर्थ को घूमता हुआ देखिए और एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। आप नोटिस कीजिए वो पॉइंट कैसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा और उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो उस पॉइंट से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो CP विल बी दिस C will be the center of circular path in which P is moving। ठीक है, तो जो CP है बच्चों, CP हमारा क्या होना चाहिए? CP देखिए, अगर ये लैम्डा है, जाहिर सी बात है ये जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है एक्सिस पर। तो अगर ये लैम्डा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी लैम्डा हो जाना चाहिए। और अगर ये लैम्डा है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वेक्टर हमने देखा था कि RE का कंपोनेंट CP के अलोंग कितना हो जाएगा? RE cos लैम्डा, और OC के अलोंग हो जाएगा RE sin लैम्डा। तो हमें तो CP चाहिए ना, CP हमारा हो जाएगा RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ इनटू cos लैम्डा। क्लियर है बात? अच्छा बच्चों, आप इमेजिन करिए कि यहां पर आपने एक स्मॉल m मास के एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। ये जो m मास का ऑब्जेक्ट देखिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इस m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, अलोंग PA। तो अलोंग PA इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग PA, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा है ये होगा इक्वल्स टू m इंटू R स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, इसको मैं स्मॉल r कह रहा हूं। ठीक है, याद करिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों? अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है, लेकिन वो तो अर्थ के रोटेशन की वजह से लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। इमेजिन करिए कि आप एक झूले में बैठे हुए हैं और वो झूला जो है गोल गोल घूम रहा है, तो आपके ऊपर हर वक्त जो फोर्स आपको महसूस होता है वो सेंटर से अवे महसूस होता है, राइट? तो सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंटर से अवे जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब आप झूले में गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको इमेजिन करिए सेंटर से आपको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन के अलोंग आप पर फोर्स बाहर की तरफ लगता है ना? लेकिन आप बैठे हुए होते हैं इसलिए आप ऐसे गोल गोल घूमते हैं। अगर जिस चीज पर बैठे हुए वो अचानक से हट जाए तो आप बाहर की तरफ गिरेंगे। तो बाहर की तरफ जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यहां पर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे उस पर हर वक्त बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr स्क्वायर ओमेगा होगा। क्यों? देखिए समझिएगा, जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो mv स्क्वायर अपॉन r होता है। और याद करिए हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ये आपका हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा, अच्छा सॉरी ये m r ओमेगा स्क्वायर होगा, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से r कट जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर। इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बच्चों ये बाहर की तरफ इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगा है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग कह देते हैं FC। इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर बाहर की तरफ लग रहा है। अच्छा, मैं ना इसको दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर रहा हूं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। देखिए ये अगर लैम्डा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी लैम्डा हो जाएगा, राइट बच्चों? देखिए ये लैम्डा था तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये लैम्डा हुआ, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ था तो ये रेडियस आ गया RE cos लैम्डा, जिसे हम स्मॉल r कह रहे हैं। अब इस पॉइंट पर चूंकि फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स के अलोंग बांट रहे हैं, एक रेडियली आउटवर्ड मतलब एक रेडियस के अलोंग, एक टेंजेंट के अलोंग। रेडियस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा बच्चों हमारा कितना होगा? अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है FC तो ये होना चाहिए FC cos लैम्डा, और ये होना चाहिए FC sin लैम्डा, राइट?
तो ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है Fc cos लैम्डा, और अंदर की तरफ आप पर फोर्स लगता है mg। अर्थ इतने ही फोर्स से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा ना, mg। तो भाई अगर आप अलोंग द रेडियस देखें, अलोंग द रेडियस देखें, तो अलोंग द रेडियस जो है बच्चों, ये बाहर की तरफ Fc cos लैम्डा, अंदर की तरफ mg। तो जो नेट फोर्स है ये हो जाएगा आपका mg माइनस Fc cos लैम्डा। आप बोलेंगे सर आपने Fc cos लैम्डा को माइनस में और mg को प्लस में क्यों लिखा, इसको प्लस में इसको माइनस में क्यों नहीं लिखा? तो mg ज्यादा है, तभी तो आप कभी अर्थ से अवे नहीं मूव करते हो ना, mg आप पर ज्यादा लग रहा है, इसलिए हमने नेट फोर्स mg के डायरेक्शन में, इसलिए mg पॉजिटिव, Fc cos लैम्डा नेगेटिव। अच्छा, नेट F नेट क्या हो जाएगा? ये होगा m टाइम्स g लैम्डा। ये g लैम्डा का मतलब क्या है बच्चों, कि लैम्डा लैटिट्यूड पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g लैम्डा है। एक्सक्यूज मी, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू mg माइनस Fc की जगह क्या लिखेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा। m तीनों में है तो m कट जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के रोटेशन की वजह से लैम्डा ऑल्टीट्यूड पर ये होता है इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है यहां पर, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तब जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है स्मॉल g, लेकिन r ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा, इस फैक्टर को हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से पूरी वैल्यू जो है वो आपके स्मॉल g की वैल्यू से कम आनी चाहिए। यानी यहां से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के रोटेशन की वजह से लैम्डा लैटिट्यूड पे इट इज स्मॉलर देन एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप रोटेशन को इग्नोर करते हो तो। क्लियर है? अच्छा, एक आखिरी चीज और कंक्लूड कर लो बच्चों। देखिए, जैसे जैसे लैम्डा आपका इंक्रीज होगा, यानी जैसे जैसे लैटिट्यूड आपका इंक्रीज होगा, एज लैम्डा इंक्रीजेस, लैम्डा के बढ़ने की वजह से जो कॉस लैम्डा है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो कॉस लैम्डा डिक्रीजेस, है ना। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे cos की वैल्यू कम होती है, और cos लैम्डा कम होने की वजह से ये पूरा फैक्टर कम होगा, तो g में से हमें कम नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लैम्डा ऑल्टीट्यूड पे बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाएंगे ये आपका कम होता चला जाएगा, ये कम होगा तो g में से कम नंबर सब्ट्रैक्ट होते पूरा नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो एज लैम्डा इंक्रीजेस cos लैम्डा डिक्रीजेस एंड हेंस g लैम्डा इंक्रीजेस। ठीक है, इसी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अगर अर्थ के रोटेशन की वजह से देखें तो पोल्स पर ज्यादा हो, सॉरी पोल्स पे इक्वेटर पे कम होगा, और जैसे जैसे आप लैम्डा को बढ़ाएंगे cos लैम्डा आपका डिक्रीज होगा, जिस वजह से g लैम्डा जो विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपका मैक्सिमम होता है। कितना होता है पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? लैम्डा की जगह 90 पुट करिए, पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, cos 90 0 होते हैं तो g लैम्डा जो है g के बराबर है, क्योंकि वहां पर आपको कोई रोटेशन महसूस नहीं हो रहा अर्थ का, है ना, ये फिक्स पॉइंट है, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। क्लियर है बात? चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये लैम्डा है इसलिए लैम्डा हो गया, ये हमने निकाल लिया। इसके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अब जिस सर्कल के अलोंग मूव करे उसी के बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसलिए इधर लग रहा है। इसके दोनों कंपोनेंट्स हमने बांट लिए, Fc cos लैम्डा और mg, इन दोनों को mg माइनस Fc cos लैम्डा, ये नेट फोर्स हमारा हो जाएगा। नेट फोर्स लिखा m इंटू जी लैम्डा, ये बता रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लैम्डा ऑल्टीट्यूड पे रोटेशन की वजह से, और हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक आधा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड। तो बच्चों, वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ हमने देखा अभी, और
उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन स्पीड विथ विच अर्थ वुड हैव टू मूव। आपको वो स्पीड फाइंड आउट करना है जिससे अर्थ को रोटेट करना होगा। अर्थ कितने स्पीड से रोटेट करता है? ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ओमेगा, ठीक है। कह रहा है कि डिटरमाइन स्पीड विथ विच अर्थ वुड हैव टू रोटेट, यानी कि ओमेगा की वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस सो दैट पर्सन ऑन इक्वेटर वुड वे 3/5 एज मच एज द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट जो वेट है, प्रेजेंट जो वेट है बच्चों वो कितना होता है? mg। लेकिन जो आपको फाइंड करना है वेट जो फाइंड करना है, सॉरी, अगर अर्थ ओमेगा स्पीड से रोटेट करता है तब जो न्यू वेट है वो है 3/5 टाइम्स ओरिजिनल वेट, यानी 3/5 टाइम्स mg, राइट। अब बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको डिटरमाइन करना है वो स्पीड जिससे कि अर्थ को रोटेट करना होगा अपने एक्सिस के अबाउट, ताकि जो इंसान इक्वेटर पे खड़ा है उसका वेट अपने प्रेजेंट वेट से 3/5 टाइम्स हो। तो अगर प्रेजेंट वेट उसका mg होगा तो जो न्यू वेट है, यानी उस जो ओमेगा स्पीड हम फाइंड कर रहे हैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वेट होना चाहिए? 3/5 टाइम्स mg, राइट। अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो फॉर्मूला हमें मिलेगा, अच्छा एक चीज और बताइए, एक चीज बताइए, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? इक्वेटर की बात हो रही है और मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू जो है बच्चों वो 0 डिग्री होती है, राइट। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं? हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं mg लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल्स टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, यही फॉर्मूला था। अब mg जो है m टाइम्स g लैम्डा वो 3/5 mg है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे 3/5 mg इज इक्वल्स टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर इनटू कॉस लैम्डा। m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा न्यू वेट है? रोटेशन की वजह से वेट यही होता है ना। तो भाई हमें तो वो जो जिस ओमेगा स्पीड से मूव करेगा उसी कॉरेस्पॉन्डिंग वेट हमें मिलेगा यहाँ पर। तो भाई जो ओमेगा स्पीड हमें फाइंड करने को बोल रहा है उस ओमेगा स्पीड है कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट है वो 3/5 टाइम्स ओरिजिनल वेट के बराबर है। तो यहां मैं ओमेगा फाइंड करूं, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशन वाला वेट 3/5 mg होगा, मैंने पुट कर दिया। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, अब हमारा आ रहा है इस साइड आ रहा है 3/5g, राइट बच्चों, इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस, और लैम्डा की वैल्यू 0 है इसलिए यहां पर हम लोग cos 0 डिग्री पुट कर देंगे, या फिर यहीं पर आप cos 0 डिग्री पुट कर दीजिए, और cos 0 1 होता है इसलिए cos 0 हम लोग हटा दे रहे हैं। क्लियर है? अब ये माइनस r ओमेगा स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस r ओमेगा स्क्वायर, इस साइड g है ही, और 3/5 g को इधर ले आते हैं माइनस 3/5 g। अगर इधर मैं एलसीएम ले लूं 5 तो देखो 5g माइनस 3g यानी कि 2g, और यहां से आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2g अपॉन 5r, राइट। और फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 2g अपॉन 5r होना चाहिए बच्चों। तो 2 आपने रख लिया, g की जगह 9.8 पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाय 5, और ये r क्या है? ये r वो रेडियस है जिसमें कि वो पार्टिकल जो वो पॉइंट जो रोटेट कर रहा है। जब इक्वेटर पर है इक्वेटर पर है तो इक्वेटर पर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करेगा, और इक्वेटोरियल प्लेन का रेडियस जो है, इक्वेटोरियल रेडियस ये कह रहा था 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ इन सब का रूट लेकर जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी, मैं देख कर बता दे रहा हूं। ओमेगा की वैल्यू आपकी आएगी 7.8
7.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, 7.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल हम लोग और देखते हैं। बच्चों ये आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ फॉर विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर बिकम्स 0। यानी आपसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसा इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करिए अर्थ के रोटेशन का जिसके लिए इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए। तो यानी कि अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो आपको दिया हुआ क्या बच्चों, आपको गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन दिस कंडीशन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे। इस कंडीशन में जो एक दिन की जो अवधि है, जो लेंथ है, वो कितनी होनी चाहिए, आवर्स में या सेकेंड्स में। तो कह रहा है इसके लिए आप यूज करिए रेडियस ऑफ अर्थ is equals to 6400 kilometer and acceleration due to gravity at the surface of earth ये आपको यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड, सबसे पहला आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, है ना, लेंथ ऑफ डे यानी टाइम पीरियड ऑफ डे। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए पहले पार्ट के लिए तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जीई इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, इक्वेटर की बात चल रही है ना, तो कॉस 0 डिग्री। और दूसरा जो है इक्वेशन, उसके लिए टाइम पीरियड हमारा होता है, यहां से हमारा ओमेगा निकल कर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करिए, हमने लिखा था 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट, 2 पाई अपॉन ओमेगा। उस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा कैसे आया है, देख लीजिए, टाइम पीरियड आपका होता है 2 पाई आर अपॉन वी, है ना, सर्कुलर पाथ में अगर मूव करें 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, और v जो है वो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। टाइम आपने लिखा है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, अच्छा ओमेगा क्या होता है, v होता है इक्वल्स टू r ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v अपॉन r। अगर ओमेगा की जगह मैं v अपॉन r पुट करूं तो यहां आ जाएगा v और ऊपर आ जाएगा r, जो कि बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह है। ठीक है, तो 2 पाई इंटू ओमेगा डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और इस आंसर को फाइंड करते हैं। क्लियर बच्चों, सवाल आई होप आपको समझ में आया है। कह रहा है कि आपको एक इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे 0 हो जाए। इक्वेटर पर जो अर्थ का रेडियस है वो इतना लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इतना लेना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर पूछ रहा है। ठीक है, ये 0 कह रहा है, तो GE इज इक्वल्स टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 0, तो हमारा 1 होता है। देखिए GE की जगह अगर हम 0 पुट कर दें बच्चों तो ये हो जाएगा G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, दैट मींस के आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू G, ओमेगा इज इक्वल्स टू G अपॉन आर का रूट होना चाहिए। ये आर हमारा नीचे आ जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर था तो रूट लग जाएगा ना इस साइड, अगर इधर ओमेगा लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इसको जरा देखते हैं। ओमेगा हमारा हो गया इक्वल्स टू जी की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी होती है, आर हमें रेडियस ऑफ अर्थ लेना है, 6400 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मीटर। एक 0 तो यहां से कट जाएगा। अच्छा बच्चों इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन 64 इंटू 1 अपॉन एक 0 और 10 रेज टू 3, टोटल हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 4 इसका रूट। तो यहां से ओमेगा मेरा कितना आ रहा है देखिएगा जरा, यहां से मेरा ओमेगा आ रहा है
1/64 का रूट 64 होता है 8 का स्क्वायर, बाहर आकर ये हो जाएगा 1/8 इंटू 10⁻⁴ अगर लेंगे तो हो जाएगा 1/10⁻², रूट के बाहर। तो ये हमारा हो गया 1/8 इंटू 10⁻⁻²। तो ओमेगा को मैं लिख रहा हूं, देखिए बच्चों, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूं ऊपर और 10 मल्टीप्लाई करूं नीचे, ऐसा कर सकते हैं ना, तो 10/8 मेरा आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁻³ रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? ये हमारे वेलोसिटी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। अगर इतनी एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ आपका रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, यानी कि आपका वजन जो है वहां पर 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर आपसे कह रहे हैं सेकंड पार्ट, टाइम पीरियड फाइंड करने को। तो टाइम पीरियड जो 2π/ω होता है, इसको पुट कर दीजिए, 2π 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई ओमेगा की जगह 1.25 × 10⁻⁻3। अगर यहां से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन बता दे रहा हूं क्या है। ये इसका आंसर है बच्चों 5024 सेकेंड। दैट मीन्स इट इज अराउंड 1.4 आवर। इतने समय में एक दिन जो है आपका उस केस में समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का जो लेक्चर हमने किया है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप लोग एसएल अरोड़ा से इसको करिएगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और याद से इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय।